हेलो फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं हमारी एक एंटीबायोटिक की क्लास है मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक। उसके बारे में आज कंप्लीट डिटेल जानेंगे, जिसमें हम क्या देखेंगे, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, इसकी केमिस्ट्री क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, इसका रेसिस्टेंस कैसे होता है, मैकेनिज्म कैसा होता है और कई सारी बातें इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स हैविंग मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग अटैच्ड विद डीऑक्सी शुगर्स मीन्स। इसका मतलब क्या है, आप ये देखिए कि जो हमारी मैक्रोलाइड्स हैं, सबसे पहले जानते हैं कि ये एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। तो एक ऐसी क्लास की एंटीबायोटिक्स हैं जो कि कंटेन करती हैं, ठीक है, जिनमें क्या होता है कि मैक्रोसाइक्लिक। अब आप इसको इस वर्ड को तोड़िए, मैक्रो और प्लस साइक्लिक, ठीक है। तो मैक्रो मीन्स होता है हमारा बड़ा और साइक्लिक मीन्स साइक्लिक रिंग्स जो होती हैं, ठीक है। तो मैक्रो मीन्स बड़ी साइक्लिक लैक्टोन रिंग्स जो होती हैं, ठीक है, वो अटैच होती हैं। वो किससे अटैच होती हैं? डीऑक्सी शुगर मॉलिक्यूल से, मोइटीज से, ठीक है। तो क्या हो गया, जो मैक्रोलाइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग होती है उसमें, और वो अटैच होती है डीऑक्सी शुगर मोइटीज से, ठीक है। अब कहते हैं कि मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग है, ये कितने कार्बन्स की हो सकती है, ठीक है। तो यूजुअली को देखा जाए तो ये 14 से 16 कार्बन्स की रिंग होती है, ठीक है। द फर्स्ट मैक्रोलाइड इज इरिथ्रोमाइसिन विच इज़ डिस्कवर्ड इन 1950s। कह रहे हैं कि जो हमारी पहली मैक्रोलाइड ड्रग थी वो हमारी इरिथ्रोमाइसिन थी, और जो कि 1950 के दौरान में ये डिस्कवर की गई थी। अब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं कि कौन कौन सी मैक्रोलाइड्स होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली हमारी आती है मैक्रोलाइड्स, ठीक है। तो मैक्रोलाइड्स में हमारी आती है इरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। दूसरी आती है क्लारिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, रॉक्सीथ्रोमाइसिन एंड स्पायरामाइसिन, ठीक। अब एक दूसरी क्लास आती है कीटोलाइट्स, ठीक है। तो कीटोलाइट्स क्या है? तो इसमें हमारी आती है टेलिथ्रोमाइसिन, ठीक है। ये इसके क्लासेस हो गए, मतलब ये इसकी ड्रग्स हो गई, ठीक। तो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक की पहली ड्रग हमारी आती है इरिथ्रोमाइसिन, और सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो इसके बारे में चलिए शुरू करते हैं। तो इरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक ऑब्टेन्स फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइस एरिथ्रियस। कह रहे हैं कि हमारी इरिथ्रोमाइसिन जो हमारी एंटीबायोटिक है, ये ऑब्टेन की जाती है बैक्टीरिया से, जो कि हमारा होता है स्ट्रेप्टोमाइस एरिथ्रियस नाम का बैक्टीरिया होता है उससे, ठीक है। द प्रोटोटाइप ड्रग इरिथ्रोमाइसिन विच कंसिस्ट ऑफ 2 सुगर मोइटीज अटैच टू ए 14 कार्बन लैक्टोन रिंग। इनका कहना है कि अब आप देखिए प्रोटोटाइप ड्रग क्या होती है। प्रोटोटाइप ड्रग ऐसी होती हैं, मतलब कि वो सबसे पहले बनती हैं, ठीक है, और उनमें बहुत सारी खामियां होती हैं, ठीक है। तो उनको देख करके या फिर उनको उनमें सुधार करके नई ड्रग बनाई जाती हैं, ठीक है, और उनको हम यूज़ करते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये एक प्रोटोटाइप ड्रग होती है, ठीक है, जो कि क्या होती है, वो उसमें 2 सुगर मॉलिक्यूल्स जो है वो कंसिस्ट होती है 2 सुगर मॉलिक्यूल्स से, ठीक है। और जो कि वो जो है वो 14 कार्बन की लैक्टोन रिंग के साथ अटैच होती है, ठीक। ये इतना होता है इरिथ्रोमाइसिन में। अब हम कह रहे थे कि प्रोटोटाइप ड्रग होती है, मतलब कि इसमें सुधार किया जाएगा तब आगे ड्रग बनेगी, ठीक। तो ऐसा ही कह रहे हैं कि क्लैरिथ्रोमाइसिन एंड एजिथ्रोमाइसिन आर सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ इरिथ्रोमाइसिन, ठीक। जो हमारी क्लैरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन होती है, ये सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव होती है इरिथ्रोमाइसिन की, ठीक। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये किस टाइप से वर्क करते हैं, ठीक है। तो अगर जो इनकी हम कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन में लेते हैं, तो ये हमारी बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं। अब यहाँ पे वर्ड आया है बैक्टीरियोस्टैटिक, तो इसको आप 2 वर्ड में तोड़ सकते हैं। एक होता है बैक्टीरिया और दूसरा होगा स्टैटिक, ठीक है। तो बैक्टीरिया हमारा जो वही बैक्टीरिया है वो हो गया, और स्टैटिक मीन्स होता है उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करना, ठीक। तो बैक्टीरियोस्टैटिस मीन्स हो गया, मतलब कि ऐसी ड्रग जो कि उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देंगी, ठीक है, बैक्टीरियोस्टैटिक हो गई, ठीक। अब बैक्टीरियोसिडल क्या होता है, मतलब कि उनकी बैक्टीरिया की डेथ कर देता है, ठीक है। और एट हाई डोज वो बैक्टीरियोसिडल की तरह एक्ट करता है। अल्टरनेटिव ऑफ पेनिसिलिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए कि जो हमारी इरिथ्रोमाइसिन होती है, जो हमारी मैक्रोलाइड्स होती हैं, जहाँ पर पेनिसिलिन का रेसिस्टेंस हो जाता है, ठीक है, ओवर यूज़ आप हम पेनिसिलिन करते हैं, तो वहाँ पर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारा पेनिसिलिन के ऊपर रेसिस्टेंस कॉज कर लेते हैं, ठीक है। तो जब रेसिस्टेंस कॉज हो जाएगा तो वो वर्क नहीं करती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम कौन सी ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं? वहाँ पर हम एंटीबायोटिक मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक को यूज़ कर सकते हैं। एक्टिविटी इनहेंस्ड एड एल्कलाइन पीएच एंड एसिड लबाइल, मतलब कि
जो हमारी अल्कलाइन पीएच होगी वहाँ पे इनकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी और ये एसिड लेबाइल होती हैं, ठीक है, नैरो स्पेक्ट्रम की होती हैं एंड वाटर सॉल्युबिलिटी इनकी लिमिटेड होती है, ठीक है, मतलब कि ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होती हैं वाटर में। रिमेन स्टेबल इन कोल्ड वाटर ओनली, अगर जो हमारा ठंडा वाटर है उसमें ही ये स्टेबल रहेंगी। अब इनकी जो प्रिपरेशंस होती हैं या तो उनको ठंडे वाटर में की जाती हैं या तो वो जो हमारी सॉल्युबल होती हैं वो ठंडे वाटर के अंदर रखी जाती हैं, ठीक, जिससे कि वो वाटर सॉल्युबल रहें। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत ही सिंपल इसका है। आपने प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ा होगा, ठीक है, तो मैक्रोलाइड क्या करते हैं, उस प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं। एक लाइन में मैकेनिज्म इसका ये होता है। अब हम देखते हैं कि किस टाइप से वो, मतलब कि किस वे से, किस तरह से जाके उसको बाइंड करते हैं और उसको इनहिबिट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि नॉर्मल, अगर जो हम नॉर्मल देखें, अगर जो हम नॉर्मल अपना देखें, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी बैक्टीरिया होती है उसके अंदर जो हमारा mRNA होता है उस पर 2 सब यूनिट्स होती हैं, एक होती है 50S और दूसरा होता है 30S, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि 30 50S के अंदर जो है 2 साइट्स होती हैं, एक होती है P साइट और दूसरी होती है A साइट, ठीक है। तो इसमें होता ये है कि हमारा जो अमीनो एसिड tRNA जो होता है वो कोई लाता है हमारा, क्या कहते हैं, अमीनो एसिड को, ठीक है। अब वो बाइंड होता है अमीनो एसिड किस पे, ए साइड पे बाइंड होता है। फिर वहाँ से वो जो हमारा अमीनो एसिड है वो ट्रांसलोकेट होता है और कहाँ पे आ जाता है, पी साइड पे, ठीक। अब पी साइड पे जाएगा तो वो जो हमारी ए साइड खाली हो जाएगी और फिर हमारा tRNA जो है वो लाएगा, ठीक है, तो फिर वो जो है उस पर बाइंड होगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमने पहले हमारा जो पी साइड पे चला गया था, अब वो वाला दोबारा से यहाँ आता है ए साइड पे, ठीक है, और जो हमारा पहले से मॉलिक्यूल जहाँ पे प्रेजेंट था उसके ऊपर बाइंड करता है और फिर ये दोनों मॉलिक्यूल जाते हैं दोबारा पी साइड पे, ठीक है। तो जो हमारी मैक्रोलाइड्स होती है इसी मैकेनिज्म को इनहिबिट करती है। जब ये दोबारा से ए साइड से पी साइड की ओर ट्रांसलोकेट हो रहे होते हैं तो वहाँ पे ये एरिथ्रोमाइसिन जो होती है उसको ब्लॉक कर देती है। मतलब कि जो हमारी पेप्टाइड चेन होती है ये, ठीक है, इसको ए साइड से पी साइड की ओर ट्रांसलोकेट नहीं होने देती है, ठीक। जैसा कि इसमें देखो हमने एरो की तरफ दिखाया है, जो हमारी पेप्टाइड चेन है, ठीक है, ये जो है ये ए साइड से पी साइड की ओर जा रही है, ठीक है, और वहाँ पे एरिथ्रोमाइसिन जो है क्रॉस की तरह वहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है। आप अब आगे देखते हैं इसका मैकेनिज्म फ्लो चार्ट में, ठीक है। तो फ्लो चार्ट में क्या है, देखिए मैक्रोलाइड जो हमारी इथ्रोमाइसिन है वो कहाँ पे एक्ट कर रही है, एक्ट ऑन 50S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, ठीक है। यहाँ पे देखिए 50S राइबोसोम पे वर्क कर रही है, ठीक है। इनहिबिट द ट्रांसलोकेशन ऑफ ग्रोविंग पेप्टाइड चेन फ्रॉम ए साइड टू पी साइड। अब यहाँ आप देखिए ये हमारी ग्रोविंग चेन जो है, ठीक है, इसका ट्रांसलोकेशन ए साइड से पी साइड की ओर इनहिबिट करती है, ठीक है, जाया नहीं देती है, वही लिखा हुआ नीचे। बाई दिस ए साइड इज नॉट अवेलेबल फॉर नेक्स्ट अमीनो एसिड। अब जब भैया वहाँ से हमारी पेप्टाइड चेन हटेगी नहीं ए साइड से तो दोबारा जो tRNA हमारा लेके आएगा, ठीक है, अमीनो एसिड को, वो कहाँ बाइंड होगा, वो बाइंड ही नहीं हो पाएगा। इससे कि क्या होगा, हमारी प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो स्टॉप हो जाएगी और बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी या फिर वो उसकी ग्रोथ को रुक जाएगी, ठीक है। अब इसका हम स्पेक्ट्रम देखते हैं, ठीक, तो इसका स्पेक्ट्रम कैसे वर्क क्या है, ठीक है, वो देखते हैं। तो इफेक्टिव अगेंस्ट पेनिसिलिन रेसिस्टेंट स्ट्रेन, सबसे मेन बात इसमें ये होती है कि जहाँ पे पेनिसिलिन का रेसिस्टेंस कॉज हो जाता है वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं मैक्रोलाइड्स का, ठीक है। अब देखते हैं ग्राम पॉजिटिव कोकाई, इनको जो ये इनहिबिट करते हैं, जैसे कि हमारा हो गया एस निमोनी, ठीक है, एस पायरेजेंस एंड स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस, ठीक है, ये हमारी हो गई ग्राम पॉजिटिव कोकाइज हो गई। अब ग्राम नेगेटिव कोकाइज क्या होंगी, तो उसमें हमारा आता है एन गोनेरिया, ठीक है, गोनेरी एंड मोराक्जेला एंड कैटारैचिलिस, ठीक है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। फिर हमारा आता है ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, इसमें क्या होता है बी एंथ्रासिस एंड लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस, ठीक है, साइटोजेंस, ये हो गए। फिर ग्राम नेगेटिव बेसिलाई में हमारा आता है एच इन्फ्लुएंजा एंड एच पाइलोरी, ये हमारे इसका स्पेक्ट्रम हो गया, इस पर ये वर्क करती है और इनको इनहिबिट कर देती हैं, ठीक है। अब देते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का मैकेनिज्म क्या होता है, तो ये क्या करते हैं, रिड्यूस्ड परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। अब आप ये सोचिए कि कोई भी बैक्टीरिया है, ठीक है, अब कोई चीज़ है जो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन के अंदर आकर बैक्टीरिया को मार रहा है, ठीक,
तो बैक्टीरिया अपने आप ने बचाव के लिए वो क्या करेगा भाई, वो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा, जिससे कि क्या है कि हमारी ड्रग है वो बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन के अंदर नहीं आ पाएगी। ठीक, तो यही यहाँ पे बता रहे हैं कि उसकी जो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी होती है उसको रिड्यूस कर देते हैं। ठीक, या फिर कह सकते हैं इन्फ्लक्स ऑफ मैक्रोलाइट, मतलब कि सेल के बाहर जो हमारा मैक्रोलाइट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, वो सेल के अंदर उनका इन्फ्लक्स को डिक्रीज कर देगा, आने नहीं देगा, ठीक, रोक देगा। इससे एक मैकेनिज्म ये हो गया हमारा जिससे कि वो बच सकता है। अब दूसरा मैकेनिज्म क्या है, इंक्रीज इफ्लक्स ऑफ मैक्रोलाइट। अब इफ्लक्स मीन्स क्या होता है, इफ्लक्स मीन्स होता है कि इनसाइड टू आउटसाइड, मतलब कि बैक्टीरिया की सेल के अंदर से बाहर की ओर। ठीक है, अब जो पहले से मैक्रोलाइट अंदर आ गए हैं, ठीक है, अब उनको वो अंदर से बाहर की ओर निकालेगा। एक दूसरा मैकेनिज्म ये हो जाएगा, इसीलिए कह रहे हैं कि इंक्रीज इफ्लक्स, मतलब कि वो अंदर से बाहर की ओर तेजी से निकालेगा मैक्रोलाइट्स को। ठीक, तो जिससे कि बच सकता है। अब तीसरे नंबर पे आता है इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ईस्टरेज डेट हाइड्रोलाइज्ड मैक्रोलाइट। अब कह रहे हैं कि जो हमारी बैक्टीरिया है वो एक एंजाइम का प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, इसको बोलते हैं ईस्टरेज। ठीक, ईस्टरेजेस, वो ईस्टरेजेस एंजाइम क्या करते हैं, वो हमारी जो मैक्रोलाइट मॉलिक्यूल्स होती हैं, जो एंटीबायोटिक होती हैं, उसको हाइड्रोलाइज कर देती है और इनएक्टिव कर देती है, जिससे कि हमारा बैक्टीरिया जो है वो बच जाएगा। मॉडिफिकेशन ऑफ राइबोसोमल साइट्स वाया म्यूटेशन बाई प्रोडक्शन ऑफ मिथाइलेस। अब कह रहे हैं कि भैया जो हमारा मॉडिफिकेशन करेंगे वो राइबोसोमल की बाइंडिंग साइट जो है उसके ऊपर। ठीक, और वो भी कैसे करेंगे, वो भी म्यूटेशन के थ्रू। ठीक है, म्यूटेशन में क्या होता है, इसमें क्या है, प्रोडक्शन ऑफ मिथाइलेस करेंगे, ठीक है, वो जाके बाइंड करता है जिससे कि हमारा म्यूटेशन करता है और बाइंडिंग साइट जो है वो अवेलेबल नहीं रहती हैं। ठीक है, अब क्या कहते हैं, कवर द राइबोसोम, और दूसरा क्या करते हैं, उसको राइबोसोम को वो एक प्रोटेक्टिव कवर जो है लगा उस पर बना लेते हैं, जिससे कि हमारी मैक्रोलाइट उस पर एक्ट नहीं कर पाएगी। ये हमारा हो गया मैकेनिज्म ऑफ रेसिस्टेंस। अब इसकी हम देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले देखते हैं इरिथ्रोमाइसिन की। तो इरिथ्रोमाइसिन क्या होती है, ये फूड डिक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन। अगर जो हम फूड के बाद ले रहे हैं, ठीक है, इरिथ्रोमाइसिन को, तो क्या करता है, ये फूड जो होता है ये इसके एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करता है। ठीक है, डिस्ट्रॉय बाई एसिड, सो देयर आर इंटेरी कोटेड। अगर जो हम इनको ऐसे ही लेते हैं तो हमारा जो गैस्ट्रिक एसिड होता है इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, इसीलिए हम इसको इंटेरी कोटेड के रूप में लेते हैं। ठीक है, ईस्टर साल्ट्स आर मोर स्टेबल्स। अगर जो हम इसके ईस्टर साल्ट्स लेंगे तो वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एसिड में। ठीक है, अब देखते हैं एजिथ्रोमाइसिन एंड क्लैरिथ्रोमाइसिन। तो ये एसिड स्टेबल होते हैं, ठीक है, और इनका भी जो है फूड जो होता है ये इनका एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करता है। ठीक, फिर हमारा होता है एक्सटेंसिव टिश्यू एंड सेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक, और ये हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर और सीवस पेनिट्रेशन को नहीं जा पाते हैं, इतने ये सॉल्युबल नहीं होते हैं। ठीक है, और एक्सक्रीटेड बाई लीवर और वाया बाइल। ठीक है, ये जो है लीवर में मेटाबलाइज होते हैं और बाइल के थ्रू जो है हमारे लाइफ से हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। ठीक, और इनकी हाफ लाइफ जो होती है वो शॉर्ट होती है। अब इसके देखते हैं हम ADR क्या होते हैं, मतलब कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो इसमें लिखा है मैक्रो। ठीक है, तो मैक्रो में आप देख लीजिए किस तरह से लिखा है, याद करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। मैक्रोलाइट से मिलता जुलता है, ये आपको याद भी रहेगा। ठीक है, तो M से क्या हो गया, मोटिलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं। ठीक, एंटागोनिस्ट का दिखाते हैं। ठीक है, ADR। और दूसरा हमारा एलर्जी कॉज कर सकते हैं। एंड तीसरा है हमारा C से आता है कोलेस्टाइटिस हेपेटाइटिस कॉज करते हैं। एंड हमारा लास्ट में आता है रिवर्सिबल ओटोटॉक्सिसिटी, ये भी कॉज कर सकते हैं एज ए ADR, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ठीक है, अब कहते हैं ड्रग इंटरेक्शन क्या हो सकती है मैक्रोलाइट से। तो मैक्रोलाइट से ड्रग इंटरेक्शन क्या हो जाएगी, तो हमारी इरिथ्रोमाइसिन एंड क्लैरिथ्रोमाइसिन्स होती हैं, ये इनहिबिशन कर देती हैं हमारी जो लीवर में एंजाइम्स होते हैं साइटोप्लाज्म P450। ठीक है, जो हमारा P450 एंजाइम होता है उसका जो है इनहिबिशन कर देते हैं। अब आप जानते हैं कि हमारे जो CYP जो एंजाइम्स होते हैं वो काहे के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एज अ मेटाबॉलिज्म लाइक। ठीक है, तब जब वही उनको इनहिबिट कर देंगे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस ड्रग्स। अब भैया जब मेटाबॉलिज्म ही नहीं हो पाएगा तो वो उनकी जो हमारी अलग कुछ ड्रग्स हैं उनकी बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ा देंगे। ठीक है, मतलब कि उसमें जो है ज़्यादा टाइम तक रहेंगे। ठीक है, कंसंट्रेशन की ब्लड में बढ़ा देंगे, जैसे कि हमारे ड्रग होंगे जैसे कि डिजॉक्सिन है एंड थियोफाइलिन है। ऐसी ड्रग्स जो हैं इनका जो है ये हमारा ड्रग इंट्रैक्शन दिखाता है। अब इसका यूज़ देख लेते हैं, यूज़ क्या है। तो यूज़ में हमारा सिंपल सी आता है, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है उसमें यूज़ कर सकते हैं। UTI है, ये हमारा यूनिट ट्रैक इन्फेक्शन में यूज़
कर सकते हैं। माइकोप्लाज्मा निमोनिया है, न्यूमोनी है, इसमें कर सकते हैं। निमोनिया में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेसेरिया गोनेरिया है, गोनेरिया में इसका यूज़ करते हैं हम। नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस में कर सकते हैं यूज़। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में कर सकते हैं एंड एक्मे को ट्रीट करने में हम कर सकते हैं। तो ये सब हमारा पूरा मटेरियल था मैक्रोलाइड्स के बारे में। अब इसके आगे आने वाले वीडियो में हम फ्लोरोक्विनोलॉन्स के बारे में पूरा कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।